हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। यह क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वन लाइनर आप समझ लीजिए। इनमें कोई 4 ऑप्शन आपको नहीं दिए जाएंगे और वन लाइनर है जिनमें ही आपको डायरेक्ट आंसर दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ये आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका और अन्य किस नाम से जाना जाता है, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसमें अर्थात उस समय लोगों को, जो समय के लोग थे, उनको अक्षरों का ज्ञान भी था, लिखने का ज्ञान भी था, लेकिन उस समय का जो लिखा गया होगा वह पढ़ा नहीं गया। तो उसे बोलते हैं, इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। तो ऐसा पूछ सकते हैं वो कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल। तो उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, यानी लिखा तो गया है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय कांसे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जो कांसा है फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन भी अधिकतर पूछा जाता है कि कांसा किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो तांबा प्लस टिन, तांबा जो कि राजस्थान की खेतड़ी खानों से प्राप्त किया जाता है और जो टिन था उस समय वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, और इन दोनों को मिला के कांसे के बर्तन बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, यानी जो अधिकांशतः जो कार्य किया जाता था वो कांसे से किया जाता था। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिपि क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको भावचित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, उसको बुस्त्रोफैदम लिपि कहते हैं, उसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। इन नामों से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को जाना जाता है, यानी ये तीनों नाम एक ही हैं। तो भावचित्रात्मक भी ऑप्शन में आ सकता है, बुस्त्रोफैदम भी ऑप्शन में आ सकता है, या गौमूत्री लिपि, तो तीनों ही एक ही हैं। तो ये किसकी लिपि थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो 1925 में एल.ए. बेडले के द्वारा, एल.ए. बेडले जो थे उनके द्वारा सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको गौमूत्री लिपि क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसे लिखी जाती थी। अब हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से, पेज का ही कॉर्नर होता है, हम लोग लिखते हैं हमेशा बाएं से दाएं। माना मैंने कुछ भी लिखा तो मैं यहाँ से लिखूँगी, ऐसा ऐसा करके मैं कुछ लिखूँगी, तो ये हो गया बायां। तो फिर मैं यहाँ से शुरू करूँगी, तो हम हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं। माना हम लोग लिखेंगे तो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमेशा ऐसे लिखा जाता था, दाएं से बाएं ऐसे, और दूसरी पंक्ति ऐसे ऐसे, फिर तीसरी पंक्ति ऐसे। तो ये लिखा जाता था दाएं से बाएं। तो अब आपको पता होगा कि इसकी जो लिखावट है ये कुछ कुछ ऐसी दिखेगी, गौमूत्री लिपि। तो यह क्या है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? गौमूत्री लिपि कहा जाता था। इसको क्या हो गया यार, तो सिंधु घाटी सभ्यता को गौमूत्री लिपि क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पे जो लिखा गया था वो ऐसा लिखा जाता था, दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं। तो ये कुछ कुछ ऐसे बनती थी जिसको क्या बोलते थे? गौमूत्री लिपि, इसलिए इसको कहा जाता था। अब तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमाएं थी, 4 सीमाएं थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किन किन जगह से सिंधु घाटी की सीमाएं लगती थी। तो पूरब में आपको मिलेगा आलमगीरपुर। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा या पश्चिमी सीमा किस जगह से लगती थी, या वहाँ पे पूर्वी सीमा से कौन सी नदी मिली है, या पश्चिमी सीमा में से कौन सी नदी मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो चारों दिशाएं हैं वहाँ पर किस जगह से सीमाएं लगती थी। तो जो पूरब की सीमा है ये मैंने ऐसे बनाए हैं, ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। तो जो पूरब में है वो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो उत्तर प्रदेश के आलमगीर से लगती थी, और वहाँ पे नदी थी हिंडन नदी। तो नदी कौन सी थी? हिंडन नदी।
सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो आपको मांडा, जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, वहाँ से लगती थी और वहाँ पे नदी बहती थी, चिनाव नदी। तो कौन सी नदी है? चिनाव। और जो पश्चिमी सीमा है वह मिलती थी आपको सुतकागेंडोर। सुतकागेंडोर हमारा बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ पर ये आपको लगती है। और वहाँ पे नदी कौन सी थी? तो दास्क नदी, दास्क रिवर वहाँ पे मिलती थी। और उसकी जो दक्षिणी सीमा थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा थी वह लगती थी दैमाबाद से, और दैमाबाद हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो दैमाबाद है वह किस नदी से लगते हैं? तो वहाँ पे गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा, उससे उसकी दक्षिणी सीमा मिलती है। कभी वो गोदावरी भी दे देगा या फिर प्रवरा दे देगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, क्योंकि प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की चारों सीमाएं हैं। इनसे कई क्वेश्चन कभी मिलान में भी आ जाता है, आपको वो चारों चीज़ें दे देगा और उनको बोलेगा इनसे नदियाँ मिलाइए, तो आपको नदियाँ मिलानी पड़ेगी। आलमगीरपुर में कौन सी नदी है, या मांडा में कौन सी नदी है, या दैमाबाद में कौन सी नदी, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद करना है। इससे आगे हम चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिले हुए कुछ अवशेष। आपको पता होगा जो हड़प्पा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है, सबसे पहले इसको खोजा गया, तो सबसे प्राचीन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा। तो हड़प्पा से कुछ अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, जो कि क्या क्या हैं? सबसे पहले है स्वास्तिक चिन्ह। हमको स्वास्तिक चिन्ह मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा से हमको क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे सूर्य की उपासना की जाती होगी। तो आपको यह भी समझना है कि कौन कौन से अवशेष मिले हैं वहाँ पे। तो स्वास्तिक चिन्ह मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। तो मातृ देवी की मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर मातृ सत्तात्मक समाज था, वो माता की पूजा की जाती होगी, तो वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। RH-37 कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के प्रमाण भी आपको हड़प्पा से मिलेंगे। जो रॉक हाउस, इसको रॉक हाउस भी बोलते हैं, तो इसका प्रमाण भी वहाँ से मिला है। श्रमिक आवास, यानी जो मजदूर होंगे उनके घर के प्रमाण मिले हैं, यानी वहाँ पर मजदूरों के भी घरों के अवशेष पाए गए हैं। दूसरा है मापतोल प्रणाली। तो जो मापतोल प्रणाली है यहाँ पर, वहाँ पर मापतोल प्रणाली यानी मापतोल प्रणाली भी वहाँ पर देखी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ पर व्यापार किया जाता होगा, तो मापतोल की प्रणाली भी वहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये आपको हड़प्पा कालीन स्थल है, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में की गई है हड़प्पा की खोज। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कभी कभी वो लोकेशन पूछ लेता है, बहुत सारे आपको स्थल दे देगा, हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदड़ो दे देगा, राखीगढ़ी दे देगा, धौलावीरा दे देगा। तो आपको हर जगह की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये स्थल, ये पुरातात्विक जो स्थल थे ये कहाँ पर मौजूद थे या किस नदी के किनारे ये थे, तभी आप मिलान में उनको कर सकते हैं। कभी आपको हड़प्पा बहुत सारे स्थल दिए जाएंगे, उनके आगे आपको उनकी जो राज्य हैं या उनकी जो जगह हैं वो दिए जाएंगे, कहाँ पे वो स्थित है। कभी आपको स्थल दिए जाएंगे तो उसके आगे नदियाँ दी जाएंगी कि इनके किनारे कौन सी रिवर है। तो इसका तो जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। तो हड़प्पा की खोज 1921 में रावी नदी के किनारे हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। और हड़प्पा जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, जो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है वहाँ पे आपको हड़प्पा मिलेगा। मोहनजोदड़ो की खोज, आपको अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो जो मोहनजोदड़ो है उसकी खोज हमारे राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। और जो मोहनजोदड़ो है यह सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और जो ये मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान का लारकाना जिला, जो यहाँ स्थित कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है, लेकिन लारकाना जिला। ये चीज़ें पे आपको याद रखने की किस जिले या किस प्रांत में से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके आगे कुछ और क्वेश्चन है। अब मोहनजोदड़ो से मिले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अवशेष हैं, जो कि है कांसे की नर्तकी। आपको कांसे, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे कांसे का बहुत अधिक प्रयोग किया गया था। बर्तन, आभूषण, बर्तन और हथियार बहुत सारे कांसे से बनाए गए थे। कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। फिर यहाँ से मिले हैं पशुपति शिव भी वहाँ से उसकी मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला इसको कहते हैं, तो उसके अवशेष मिले हैं। विश्वविद्यालय भवन यहाँ से मिले हैं। और स्नानागार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से मिला है स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। और स्नानागार की जो यहाँ पे लंबाई है, आपको कई बार पूछ सकता है कि उसका जो लंबाई है वो क्या थी, तो 11.88 मीटर वो उसकी लेंथ थी, 7.8 मीटर वो चौड़ा था, 2.43 मीटर वो गहराई उसकी थी। तो सबसे बड़ा स्नानागार जो था वो कहाँ से मिला है, स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। अब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसाय क्या था। तो वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। और व्यापार वो लोग कैसे करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि किसी चीज़ के बदले आप, माना किसी के पास गेहूँ है तो उससे दूसरे से आप चावल ले सकते हैं, जो आपको चाहिए वो आप, चीज़ों का आदान प्रदान जिसमें होता है, वस्तु के बदले वस्तु जिसमें दी जाती है, तो उसको क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोग थे वहाँ पे व्यापार कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा किया जाता था। उसके आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य आपको मिलेंगे। तो वो कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य आपको लोथल से मिले हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किया जाता होगा, तो आपको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ पर है, लोथल गुजरात में है। और गुजरात जो एरिया है वो, वहाँ पे क्या है, पानी से लगा हुआ एरिया है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बंदरगाह मिले हैं, अर्थात व्यापार किया जाता होगा। तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। फारस की मोहरें, फारस की जो मोहरें हैं वो लोथल से मिली हैं, क्योंकि लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ से व्यापार किया जाता था, विदेशों से व्यापार किया जाता था। तो मोहरों के प्रमाण भी हमें लोथल से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण आपको कहाँ से मिला है, तो मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का प्रमाण हमको रोपड़ से मिला है। रोपड़ जो हमारा पंजाब में पड़ता है। नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रोपड़ कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। और रोपड़ की स्थापना किसने की, कभी आपको कोई स्थान दे देगा, उसके आगे सन दे देगा, ये उनकी स्थापना किसने की, उनका नाम दे देगा। तो रोपड़ की स्थापना 1953 में यज्ञदत्त शर्मा दी के द्वारा की गई थी। और रोपड़ पंजाब में कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने का प्रमाण मिला है। उसके आगे आता है धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसी जगह है जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में स्थित है। मतलब धौलावीरा हमारा, वैसे धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, लेकिन उसका कुछ स्थान आपको, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी मिलेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा। आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर सारे स्थल 2 भागों में बटे थे, सिर्फ धौलावीरा को छोड़ के। धौलावीरा एकमात्र नगर था जो 3 भागों में बटा था। 3 भागों में बटा था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो धौलावीरा वो जगह है जो 3 भागों में बटी हुई थी। और धौलावीरा से हमको उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी कभी पूछा जा सकता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिली है, तो धौलावीरा से मिली है। धौलावीरा से जल प्रबंधन की प्रणाली देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, धौलावीरा। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह है धौलावीरा। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थित कौन सा है, राखीगढ़ी। तो अब आएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में पड़ता है और धौलावीरा हमारा गुजरात में पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तब धौलावीरा है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल तब राखीगढ़ी आता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तब मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो जो शहर था वो सबसे बड़ा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ पर बहुत सारी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, तो सुरकोटड़ा। ये सुरकोटड़ा जो है वो हमारा गुजरात में पड़ता है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो घोड़े के अवशेष भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आपको पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, मतलब कैसी सभ्यता थी। बहुत सारे ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा वो आपको। आपको पता होना चाहिए जिसने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्यों थी? सिंधु घाटी सभ्यता
का जो विकास हुआ था वो इस तरह से हुआ पे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिससे लगता है कि वो नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पे जो घर बने थे वह ईंटों से बनाए गए थे। वहाँ पे जो घर हैं उनके अंदर आपको स्नानागार मिलेंगे, वहाँ पे कुओं के अवशेष मिलेंगे, वहाँ पे आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता चलता है कि वह एक नगरीय सभ्यता की। वहाँ पे अन्नागार मिले हैं, स्नानागार मिले हैं। वहाँ पे जो अशुद्ध पानी के लिए जो नाली की निकासी की व्यवस्था इस तरह से की गई थी कि वह पानी सीधा नगरों से बाहर आके मिलता था। तो वहाँ पे व्यवस्थाएं इस हिसाब से की गई थी जिससे उसको नगरीय प्रणाली कहा गया है। सब उसके आगे आता है चावल की भूसी का प्रमाण आपको कहाँ से मिला, तो रंगपुर से आपको चावल की भूसी का प्रमाण मिला है, जो कि हमारा गुजरात में पड़ता है और रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रंगपुर की खोज आपको पता होगी, रंगपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की गई थी 1934 समथिंग में। तो ये है। उसके बाद आता है पुरातात्विक विभाग की खोज किसने की थी, तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पुरातात्विक विभाग की खोज की गई थी। ये है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरातात्विक विभाग की खोज किसने और कब की थी। उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि पुरातात्विक विभाग की खोज जब 1861 में की गई थी, उसके बाद 1921 आते आते उसका अध्यक्ष जॉन मार्शल को बना दिया गया, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राखादास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन का कार्य सौंपा गया। इसमें राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा और राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो किसके नेतृत्व में की गई थी, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किन लोगों ने खोजा था, तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी, खुदाई की गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किससे परिचित थे या किससे परिचित नहीं थे। बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि मिक्स हो जाती है चीज़ें। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह सोना से परिचित थे, सोना था उस टाइम पे, और सोना ये लोग कर्नाटक दक्षिण भारत से ये लोग सोना का आयात करते थे। चांदी से परिचित है, चांदी ये लोग अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। कांसा, ऑब्वियस सी बात है, कांसा से परिचित थे। टिन जो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था उससे भी परिचित थे, और तांबा जो राजस्थान की खेतड़ी खानों से मिलता था उससे भी परिचित थे। ये धातुएं हैं कि किन किन धातुओं से परिचित थे। ऐसा क्वेश्चन आपको सीटेट यूटेट में देखने को मिलेगा। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह सोना से परिचित है, इससे परिचित है, वो तो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा जो धातु है उसका उनको ज्ञान नहीं था। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, आपको मैंने बताया था पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि पशुपति शिव की मूर्ति पर किन पशुओं का अंकन किया गया है, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान थे। पशुपति शिव की जो मूर्ति है उस पर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा ये चारों विराजमान थे। मुख्य फसल जो थी गेहूं और जौ को ये लोग यव कहते थे, जो मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी वहाँ पर। वैसे तो बहुत सारी फसलें मिली हैं, मटर, चावल, कई चीज़ें मिली हैं, सरसों, लेकिन मुख्य फसलें यही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख पशु, ये अलग क्वेश्चन है कि प्रमुख पशु कौन कौन से थे, वो अलग क्वेश्चन था। कि मोहरों पर कौन से पशुओं का अंकन है, ये अलग क्वेश्चन है। कुत्ता, हाथी, बंदर, तोता, गाय, घोड़ा, ये सब वहाँ पे पशु मिले हैं। लेकिन याद रखना शेर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का वर्णन नहीं है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, ऐसा स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो पीगट महोदय ने इसको क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। अब आता है प्रमुख पशु। तो प्रमुख पशु आपको पता होगा कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे कुबड़ वाला सांड था, प्रमुख पशु था। आपको आगे वैदिक काल पढ़ने को मिलेगा, वहाँ पे गाय थी जिसको अघन्या या धन्या कहा जाता था, यानी जिसको मारा ना जा सके, तो गाय की वहाँ पे बहुत पूजा होती थी। यहाँ पे कुबड़ वाला जो सांड है वह बहुत प्रमुख था। उसके आगे आता है कपास की खेती। आपको कपास की खेती के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। बहुत क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, या कपास के प्रमाण हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलते हैं। और यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। यूनानी लोग कपास को किस नाम से जानते थे, सिंडन के नाम से जानते थे। आगे है क्वेश्चन है कांसा। कांसा किससे बनाया जाता था, तो तांबा प्लस टिन, अगर वो
बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन डालेगा तो कांसा का मिश्रण बता देगा। तो तांबा प्लस टिन से कांसा तैयार किया जाता, जिसके बर्तन हथियार ये सब बनाए जाते थे। उसके आगे आता था कि प्रमुख चीज़ें, कभी डीप क्वेश्चन या वैसा बना देगा तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं और क्या थी। यहाँ पे वृक्ष पूजा होती थी, सही बात है, वृक्षों की भी पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, आपको शिव की पूजा भी मिलेगी, मातृ देवी की पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मातृ देवी की पूजा। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा समाज था। तो ये जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि मिट्टी की ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, स्त्री की मतलब ऐसी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली जिससे यह पता चलता है कि इसमें क्या होगा, माता की पूजा की जाती होगी, प्रकृति पूजा की जाती है, धरती की पूजा की जाती है, यहाँ पर लिंग पूजा की जाती थी, कृषि से परिचित थे लोग, पशुपति की पूजा की जाती थी, यहाँ पर इन सब चीज़ों से लोग परिचित थे। और इम्पॉर्टेंट नीचे है कि लोहे से परिचित नहीं थे और मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिंधु घाटी से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइए इससे आगे आपको क्या पढ़ना है।